So good evening to all. Welcome to Learners Academy. Sorry, good morning. Okay, so the topic for today is vector or cross product of two vectors. The last topic of your vector algebra. ओके फिर कुछ छोटे मोटे टॉपिक जो मिसलेनियस में कवर करेंगे ना। मेन टॉपिक के लिहाज से तो लास्ट मेन टॉपिक है जिसका नाम है वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हमने सीखा था। जब मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स हमने स्टार्ट किया तो हमने कहा था कि दो तरह के वेक्टर मल्टीप्लीकेशन होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसको अपन कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। एक क्या होता है जिसको अपन कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। और एक होता है जिसको अपन कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसका निकनेम है डॉट प्रोडक्ट और इसका निकनेम है क्रॉस प्रोडक्ट। ये इसके निकनेम्स हैं, ठीक है ना। चिंटू मिंटू छोटे छोटे नाम होते हैं जैसे घर में, तो इसका भी एक छोटा सा नाम रख दिया। इसका नाम रख दिया, एक का नाम रख दिया डॉट प्रोडक्ट, एक का नाम रख दिया क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसमें से स्केलर या डॉट प्रोडक्ट हमने लास्ट एक्सरसाइज में कवर किया 10.3 में, और वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट जो है ऑब्लिक, ये अपन कवर करने वाले हैं 10.4। तो मैं कह सकता हूं दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 10.4 ऑफ योर वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स, जो भी सिलेबस है। ओके, कह सकते हैं 10.4 का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। उससे पहले क्या सीखा, जैसा कि हमारी प्रथा चलती हुई आ रही है कि एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं क्या क्या सीखा। तो 10.1 में क्या सीखा, चलो शुरू से आ जाओ। 10.1 में वेक्टर इंट्रोडक्शन था, राइट। वेक्टर इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में काफी सारी चीजें थी तो वी कैन नॉट स्टेट ईच एंड एवरी पॉइंट। बेसिकली बात करें तो वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, ये सब इंट्रोडक्शन में था। 10.2 में हमने बेसिक अलजेब्रा ऑफ वेक्टर सीखा। बेसिक अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स का मतलब होता है वेक्टरों को जोड़ना, राइट। वेक्टरों को जोड़ना, घटाना और स्केलर से गुणा करना। अब इर्द गिर्द की चीजें तो हैं, जैसे कि अभी स्केलर डॉट प्रोडक्ट में हमने प्रोजेक्शन भी सीखा था सीखने में, तो लेकिन वो उसी से रेलेवेंट चीजें हैं ना। डॉट प्रोडक्ट मेन टॉपिक जो डॉट प्रोडक्ट था उसके इर्द गिर्द की चीजें लाइक स्केल प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर भी सीखा। 10.2 में भी हमने ऐसी बात थोड़ी केवल जोड़ना घटाना सीखा, उसके आसपास की चीजें भी सीखी। बट मेन टॉपिक को अगर अपन देखें तो इस तरीके से ये चैप्टर डिवाइडेड है। अभी अपन क्या करने वाले हैं, आज ये करने वाला है, राइट, वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है साहब, हेडिंग नोट डाउन कर ली सभी ने। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस सर। गुड मॉर्निंग। सो हेडिंग नोट डाउन कर लिया ना। वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स लिख लो या टू वेक्टर्स लिख लो। ऑब्वियसली अपन टू एट ए टाइम ही करते हैं, है ना। तीन भी करना होता है तो अपन टू एट ए टाइम करते हैं, अंडरस्टूड है। तो पहले डिफाइन करते हैं, डिफाइन है ना। जैसे अपन ने डॉट प्रोडक्ट में डिफाइन किया तो वैसे क्रॉस प्रोडक्ट में हम डिफाइन करते हैं। तो लिखिए, एनसीईआरटी का रेफरेंस लेते हुए चलेंगे हम, हमारी मर्जी से भी करेंगे बट एनसीईआरटी का रेफरेंस भी लेते हुए चलेंगे। तो सीधा सीधे के सीधे डिफाइन किया हुआ है इन्होंने फॉर्मूला वाइज, तो हम भी सीधे के सीधे डिफाइन कर देते हैं और फिर थोड़ा ज्योमेट्रिक मीनिंग पे भी चले। तो लिखिए, द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू। जब अपन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो वी विल टेक बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स एज नॉन जीरो वेक्टर्स, है ना। टू नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है। से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is given as या is defined as how is it defined, is defined and denoted as, denoted भी बता रहा हूँ एक ही लाइन में ना, and denoted as। देखो क्रॉस प्रोडक्ट को डिनोट कराते हैं क्रॉस के साइन से। किससे डिनोट कराते हैं बेटा, एक क्रॉस के साइन से। क्रॉस का साइन मतलब जो हम जनरल मैथमेटिक्स में मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करते हैं, वो वेक्टर की दुनिया में क्रॉस का साइन कहलाता है, ठीक है। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, पहले मैं लिख देता हूं। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है जैसा डॉट प्रोडक्ट में होता था, यहां पर भी है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी जैसा डॉट प्रोडक्ट में होता था, यहां पर भी है।
ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। वहां पे कॉस थीटा होता था, यहाँ क्या होगा, साइन थीटा। तो वैसे तो यही खत्म हो जानी चाहिए कहानी, बट ए क्रॉस बी जो प्रोडक्ट होता है, जो आंसर होता है इसका, इट इज ऑलवेज ए, इट इज ऑलवेज ए वेक्टर, क्योंकि नाम ही क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। दैट मीन्स आउटपुट में क्या निकलेगा, वेक्टर। बट ये तो, ये देखो, ये एक नंबर है, स्केलर है, ये भी एक नंबर है स्केलर, और साइन थीटा भी एक नंबर है स्केलर है। तो यहाँ पे अगर वेक्टर है तो यहाँ पे फिर जो है ये तो केवल स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए, मतलब ये एक तरीके से मैग्नीट्यूड हो गया ना इसका, ये क्या हो गया इसका, मैग्नीट्यूड। इसको वेक्टर बनाने के लिए इसकी डायरेक्शन देनी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बराबर वेक्टर हो जाएगा। तो इसको डायरेक्शन देने के लिए एक वेक्टर रख दिया गया, जिसका नाम रख दिया गया एन, एन कैप। अच्छा, कैप क्यों रखा, कैप इसलिए रखा कि सुनो, वेक्टर ए को जब अपन डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू ए कैप, ऐसे डिफाइन करते हो, जहां पे ये मैग्नीट्यूड बताता है और ये इसकी डायरेक्शन तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताने वाले कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, तो फिर डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, तो ये मैग्नीट्यूड बताने वाले इतने कंपोनेंट्स हैं ना, तो अब जो डायरेक्शन बताना है वो जिस भी वेक्टर से बताना है वो एक यूनिट वेक्टर चाहिए, इसीलिए इसके ऊपर मैंने कैप लगाया, एन कैप। तो इस डेफिनेशन में मैं ये कह सकता हूं कि यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट is considered as magnitude. It is considered as what, magnitude। और ये जो पार्ट है, ये क्या कहलाएगा, डायरेक्शन। इट विल गिव मी व्हाट, डायरेक्शन। क्योंकि उसका नाम क्या था, स्केलर प्रोडक्ट, और आंसर में एक स्केलर चाहिए, वेक्टर चाहिए ही नहीं। अब इसका नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट, तो आंसर में क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए। समझ में आई बात। और वेक्टर बनाने के लिए डायरेक्शन देनी पड़ेगी, ठीक है। अभी एन डायरेक्शन कौन सी होगी उस पर भी चर्चा करेंगे, अभी तो नाम रखा है बस, अभी तो नाम रखा है कि इस वेक्टर का नाम क्या है, वेक्टर एन। और वेक्टर एन की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लिया, और मैग्नीट्यूड हमारे पास है ही सही, ठीक है। समझ में आई ना बात, तो इतना नोट करो। इतना नोट डाउन करें, और सारी कहानी वेक्टर प्रोडक्ट की इस बात के अंदर खत्म हो जाती है। अगर ये बात आती है ना बच्चों आपको, जैसे ए डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी की भी हमने एक सिंगल बात से स्टार्ट करी थी कहानी, और कहां से कहां पहुंच गए थे हम, याद है, ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स लिए थे हमने, याद है ना। तो बस अब इसके भी रिजल्ट्स लेते हुए चलेंगे, और कंपेयर भी करते हुए चलेंगे कि डॉट में क्या होता था और क्रॉस में क्या हो रहा है। तो शुरू तो यहीं से करेंगे ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पता होना चाहिए। पता हो गया, ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, और इंटू क्या है, एन कैप। अब देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी पता है, बस ये थीटा और एन कैप के बारे में थोड़ी सी ज्यादा जानकारी ले ले। थीटा और एन कैप के बीच में थोड़ी सी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, तो मैं ले लेता हूँ, लिख लेता हूँ नीचे, वेयर वेयर थीटा ऑब्वियसली समझ गए होंगे क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और जब दो वेक्टर्स के बीच के एंगल की बात की जाती है, तो कल ही बताया मैंने कि वो जो एंगल बनेगा दोनों वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट पे बनेगा, ठीक है जी, बताया ना, कल ही क्वेश्चन में किया था, दोनों के इनिशियल पॉइंट पे बनेगा। एंड व्हाट अबाउट एन कैप, तो एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, इज द यूनिट वेक्टर, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। और उसकी डायरेक्शन क्या है इस वेक्टर की, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब अभी तक हमने नाम रखा था एन कैप का, अभी अपन ने एन कैप को बता भी दिया कि एन कैप कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर तो है। डायरेक्शन क्या है इसकी, ऐसी डायरेक्शन है बेटा, ऐसी डायरेक्शन है जो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी के। अब आप खुद सोचो कि वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है, लाइन सेगमेंट्स ही तो हैं,
तो एक ऐसे, और एन कैप क्या है, वो भी एक लाइन सेगमेंट है। तो ऐसी लाइन कैसे ड्रॉ हो सकती है इस दुनिया में जो दो लाइनों के परपेंडिकुलर हो? अभी तक सुनो ध्यान से, जब 2D प्लेन चलता था, जब 2D प्लेन चलता था, तो दो लाइनों के परपेंडिकुलर लाइन बनाना पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर आप इसके परपेंडिकुलर बनाओगे तो इसके नहीं बनेगी भाई, जैसे ये इसके परपेंडिकुलर बना दिया आपने तो इसके नहीं बन रही है। और अगर आप उसके परपेंडिकुलर बना रहे हो लाइक दिस, अगर आप इस लाइन के परपेंडिकुलर को लाइन बना रहे हो तो वो ऑब्वियसली नीचे वाले के परपेंडिकुलर नहीं है। तो 2D में तो पॉसिबल ही नहीं होता था। 2D में तो कब पॉसिबल है, जब दोनों लाइंस कोलिनियर हो भाई, एक लाइन ये हो और दूसरी लाइन इसी के ऊपर हो। दूसरी लाइन क्या हो बेटा, इसी के ऊपर हो, कोलिनियर लाइंस हो, तो अब तो एक लाइन बनाई जा सकती है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। बट इफ दे आर नॉट कोलिनियर लाइंस, समझ रहे हो बात को, तो हम इसके परपेंडिकुलर नहीं बना सकते। लेकिन जब अपन 3D में आ गए, जब अपन 3D में आ गए तो इट इज पॉसिबल टू मेक अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ गिवन लाइंस, एंड बोथ गिवन लाइंस आर आल्सो नॉट कोलिनियर लाइंस। कैसे, तो देखो इधर, मेरी तरफ देखो। लेट अस सपोज करो हमने जमीन पे एक लाइन यूं बना दी, एक लाइन कैसे भी यूं ही बना दी। अब इसके भी परपेंडिकुलर चाहिए, इसके परपेंडिकुलर चाहिए, तो वो जो लाइन बनेगी ना जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, वो इस प्लेन पे तो नहीं बन सकती, इस 2D प्लेन पे तो नहीं बन सकती। 3D में आना पड़ेगा ऐसे। अब ये जो लाइन है, वो जो लाइन है वो जमीन पे है ना, कैसे भी ये जमीन पे, इसके जैसे मान लो वो लाइन ऐसे थी तो भी इसके परपेंडिकुलर है ना, और वो लाइन ऐसे थी तो वो भी इसके परपेंडिकुलर है। यानी कि एक लाइन को दो लाइनों के परपेंडिकुलर बनाने का तरीका एक ही है कि उस प्लेन से बाहर आना पड़ेगा जहां पे वो दोनों लाइंस हैं। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस भी प्लेन्स में, जिस भी प्लेन पे ड्रॉ किए गए हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा एन कैप। ठीक है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। अब ये जो प्लेन है बेटा, जैसे ये फ्लोर है, इस फ्लोर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर बना दूं मैं, कहीं भी बना दूं, तो वो जो परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा इस प्लेन पर रखे हुए सारे वेक्टरों से परपेंडिकुलर होगा। कोई इस कोने में रखा हुआ है वेक्टर, उसके भी ये परपेंडिकुलर है, कोई उस कोने पे रखा हुआ है उसके भी ये परपेंडिकुलर। भाई प्लेन के परपेंडिकुलर बना दिया आपने, प्लेन के परपेंडिकुलर बना दिया। जैसे मान लो ये कुर्सी है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस कुर्सी से अब जमीन पे जो भी चीज रखी हुई है सब परपेंडिकुलर है। जैसे ये कचरा रखा हुआ है, इसका भी ये परपेंडिकुलर है। समझ में आ रही, वो शीट रखी हुई है, शीट से भी वो परपेंडिकुलर है। समझ में आ गई ना, क्लियर है? ठीक है, तो एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एन कैप is the unit vector, n cap is the unit vector perpendicular 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 to the plane, प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कौन से प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स हैं ए और बी। प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, क्या लिख दिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी प्लेन में होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस भी प्लेन पर हैं उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है ये एन कैप पहला वेक्टर, और उसमें फिर यूनिट वेक्टर अलग है, वो मतलब मैग्नीट्यूड उसका क्या है, सिंगल यूनिट है। ठीक है जी, समझ आया, समझ में आया? तो डेफिनेशन वाइज जो है क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर है आपका, क्या देगा, ये एक वेक्टर देगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और साइन थीटा का मल्टीप्लीकेशन रहेगा। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, इतना तो सबको पता ही था। और वेक्टर देगा तो फिर डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन एक ऐसा वेक्टर है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन क्या है, एक ऐसा वेक्टर है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? ठीक है, अब सुनिए, इधर देखिए मेरी तरफ। लेट अस से कि ये एक प्लेन, ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे दो वेक्टर्स ड्रॉ कर दिए मैंने ऐसे ऐसे। अब मैंने कहा कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो आपने कहा सर ऐसे बना दो, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर, जैसे मान लो ये बना हुआ है, तो क्या ये वेक्टर
इस डायरेक्शन में जाने वाले वेक्टर से ही क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं? क्या सोच के देखो, जो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या वही वेक्टर्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं? नीचे वाले भी तो हैं, नीचे वाले भी तो हैं। अभी मैं फ्लोर दिखाता तो आपको फिर मैं इमेजिन कैसे कराता, जमीन में थोड़ा ना जाता, इसलिए मैंने ऐसे किया। समझ में आई बात? तो दैट मीन्स वो जो एन कैप है उसकी दो डायरेक्शन हो सकती है। अगर ऐसे हम पॉजिटिव साइड माने तो प्लस एन कैप यूं और नेगेटिव एन कैप यूं, और हो सकता है पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको माने। भाई हम ओरिजिन और एक्सिस तो हमारी मर्जी से फिक्स कर सकते हैं ना। मेरी मर्जी है मैंने ओरिजिन उस पॉइंट को फिक्स किया, मेरी मर्जी मैंने ओरिजिन ही ऊपर फिक्स किया, तो नीचे वाले भी आप नेगेटिव है। ठीक है ना? तो अगर आप पॉजिटिव साइड ये मान रहे हो तो फिर ये इसकी नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, एंड इन केस अगर आप इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव साइड मान रहे हो तो ये इसकी नेगेटिव डायरेक्शन। कुल मिला के एन कैप की दो डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, क्योंकि उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर्स एक नहीं बन सकते, मतलब एक डायरेक्शन में नहीं बन सकते, दो डायरेक्शन में बन सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई? तो इसको समझने के लिए एक रूल होता है जिसको कहते हैं राइट हैंडेड सिस्टम रूल या फिर स्क्रू रूल। क्या कहते हैं? राइट हैंडेड सिस्टम रूल या फिर स्क्रू रूल। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड स्क्रू रूल, है ना? राइट हैंडेड स्क्रू रूल। ये रूल क्या कहता है? राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या कहता है? ये क्या कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, लाइक दिस। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, जिनके इनिशियल पॉइंट जुड़े हुए हैं और थीटा उनके बीच का एंगल है। ठीक है? लाइक दिस। ठीक है? तो क्या होगा? लेट अस से कि ये तो है वेक्टर ए, ये तो है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और इन थीटा इनके बीच का एंगल है। ठीक है? अब ये दोनों वेक्टर्स एक ही प्लेन पर है, ये दोनों वेक्टर्स क्या है बेटा? एक ही प्लेन पर है। तो अब जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी एक वेक्टर होगा, और वो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिस पे ये दोनों वेक्टर्स हैं। ठीक है? अब वो 3D में इधर बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं मान सकता हूं कि इस तरीके से कोई एक वेक्टर होगा जो इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, जो इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। तो जैसा कि अभी हमने बात करी, या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। समझ में आई बात? तो अब ऊपर होगा या नीचे होगा ये समझने के लिए, ऊपर होगा या नीचे होगा ये समझने के लिए हमारे पास सिस्टम है राइट हैंडेड स्क्रू रूल। ये राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या कहता है? ये कहता है कि लेटस से कि आपके पास लेटस से कि एक स्क्रू है। स्क्रू समझते हो ना सब? मान लो आपके पास इस तरीके से एक स्क्रू है। अच्छा, ऐसा है क्या हमारे पास? ऑब्जेक्ट भी है वैसे, स्क्रू जैसे ऑब्जेक्ट है तो वही लगा देता हूँ मैं। मान लो हमारे पास एक स्क्रू है। ठीक है? लेट अस कंसीडर दिस बी ए स्क्रू। ठीक है? समझ आ रहा है? ये स्क्रू है बढ़िया हमारे पास। स्क्रू समझते हो ना? बुल्ट हिंदी में बोलते हैं, बुल्ट कस दिया क्या, वो वाला बुल्ट। ठीक है? तो मान लो वो ऐसे रखा हुआ है, इस प्लेन पे रखा हुआ है। अब आप खुद सोचो ध्यान से कि अगर मैं उस बिल्ट को या इस स्क्रू को ए से बी की डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, ऐसे जैसे ये ए है, देखो इधर देखो, ये ए है और ये बी है, इसको मैं इस साइड ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे ए से बी की डायरेक्शन में ऐसे घुमा रहा हूं, तो वो स्क्रू ऐसे जाएगा ऊपर। किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उसमें मैं कस रहा हूँ उसको, ऐसे कस रहा हूं, तो अगर मैं ए से बी की डायरेक्शन में घुमा रहा हूं तो स्क्रू ऊपर जाएगा, और अगर बी से ए की डायरेक्शन घुमा रहा हूं तो खुलेगा, मतलब ढीला होगा वो स्क्रू, तो यानी कि वो नीचे जाएगा। समझ में बात? तो ये कहता है कि राइट हैंड में आप ऐसे रखो, राइट हैंड में, राइट हैंड में आप ऐसे रखो। ये जो डायरेक्शन है ये तो शो करेगी आप कहां से कहां जा रहे हो, तो ये अभी आप कहां से कहां जा रहे हो, ये आप जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जा रहे हो? तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तब आपका थंब ऊपर है ना, तो आपकी डायरेक्शन होगी ऐसे।
और अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे ऐसे तो फिर ऐसे करो। जब आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो ऐसे करोगे तो आपकी थंब कहाँ है, आपका थंब नीचे की बार। जब आप एंटी क्लॉकवाइज अपनी डायरेक्शन हथेलियों को घुमा रहे हो तो आपका थंब ऊपर है, दैट मींस वो डायरेक्शन कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। और जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वही राइट हैंड, हैंड चेंज नहीं करना है ना, जब आप वही क्लॉकवाइज, अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी ऐसे घूमती है, तो फिर आपका थंब कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा है दैट मींस वो स्क्रू क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। जब, हाँ, जब एंटी क्लॉकवाइज है तब A2 भी जा रहा है, उसमें स्क्रू ऊपर जाएगा, उसमें स्क्रू कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा। और जब B2A होगा, जब B2A होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, तब ये स्क्रू क्या हो जाएगा, नीचे की साइड घूमता हुआ हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये है इसकी डायरेक्शन। तो ये बना दो एक बार, ये बना दो, इसके फिर दूसरा फॉर्म भी बना देते हैं जो कि B2A होगा ना। ये तो है A2B, देखो मैं एरो यहाँ पे ऐसे लगा देता हूं, ये हम जा रहे हैं A2B। A2B में तो स्क्रू जाएगा ऊपर, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या होगी, ऐसे ऊपर। और इसी की कर देता हूं अब मैं कॉपी। सेम टू सेम ये है, बट अब मैं क्या कर रहा हूं, B2A जा रहा हूं। ये एरो यहां से हटा के और यहां लगा देते हैं। एंगल तो थीटा ही है, लेकिन ये एरो यहां से है। अब मैं B2A की तरफ जा रहा हूं, तो B2A की तरफ जब हम जाएंगे तो कुछ ऐसा होगा कि ये जो स्क्रू है ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इस साइड घूमता हुआ हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ कैसा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब की बार इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गई। ठीक है, अगर स्क्रू को उल्टा नहीं करें तो ऐसे मान लो कि स्क्रू ढीला हो रहा है, उसमें तो स्क्रू टाइट हो रहा है और उसमें स्क्रू ढीला हो रहा है। और अगर डायरेक्शन बदल दो तो फिर मतलब स्क्रू को उल्टा कर दो तो समझ जाना भाई नीचे की साइड जा रहा है और उसमें क्या जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है। अब इन दोनों बातों को कंबाइन करके एक फिगर बनाया जाए। भाई स्क्रू स्क्रू तो चलो समझाने के लिए था, एक सिस्टम था स्क्रू रूल, जिससे समझ में आ जाए कि एक्चुअली वो जो डायरेक्शन मिलेगी क्रॉस प्रोडक्ट से हमको, जो डायरेक्शन मिलेगी वो डायरेक्शन क्या होगी, वो समझाने के लिए आपको था, है ना। अब इन दोनों से एक कंबाइंड फिगर बनाया जाए, तो कंबाइंड फिगर में कुछ ऐसा बना देता हूं। कंबाइंड फिगर में कुछ ऐसा बना देता हूं, उसमें मैं स्क्रू स्क्रू नहीं बना रहा हूं, उसमें मैं एक वेक्टर बना देता हूं ऊपर और नीचे दोनों साइड। ये स्क्रू नहीं बनाते, एक वेक्टर बना देते हैं इंस्टेड, ऊपर और नीचे दोनों साइड, लाइक दिस। ठीक है जी। और जानबूझ के इक्वल मैग्नीट्यूड का बनाओ, जितना ऊपर उतना ही नीचे, ताकि चीजें समझ में। ठीक है, तो अब ये ऐसा कहना चाह रहा है, अब सिंपल सी लॉजिक ये हो गया कि अगर आप A2B जाओगे तब आप ऊपर जा रहे हो, और जब आप B2A आओगे तब आप नीचे आ रहे हो। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है हमारे पास, इस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, इस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, वेक्टर एन। क्या कहेंगे बेटा, वेक्टर एन। ये हमारी वेक्टर एन है। और अगर ये वेक्टर एन है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ एक्स। भाई उल्टी डायरेक्शन वाली क्या होगी, माइनस ऑफ वेक्टर एन। और दोनों डायरेक्शन में अपने को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, तो मान लो यूनिट वेक्टर ये है एक मैग्नीट्यूड का, तो यहां से लेके यहां तक ये जो वेक्टर हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, एन कैप। और अगर मैं यहां से लेके यहां तक सेम वेक्टर लूं तो उसको क्या कहेंगे, माइनस एन कैप। चीजें समझ में आई। अब ये एन कैप तो मैं हटा देता हूं, कंजस्टेड हो जाएगा। समझ गए होंगे, ऊपर तो जा रहा है वेक्टर एन और नीचे जा रहा है
माइनस वेक्टर एन। इज दिस क्लियर? ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ व्हाट? ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है एक्चुअली? क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि दोनों वेक्टरों से तीसरा वेक्टर मिले। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है? दोनों वेक्टरों से तीसरा वेक्टर मिले। तीसरा वेक्टर कहां हो? तीसरा वेक्टर उन दोनों के परपेंडिकुलर हो, या यूं कहूं वो दोनों वेक्टर जिस भी प्लेन में हैं, वो दोनों वेक्टर। अब कोई कहे सर दोनों वेक्टर एक प्लेन पे हो ही ना। कब? स्पेस में कहीं भी दो वेक्टर बना दो, ये स्पेस है। देखो एक वेक्टर मैंने यहां बना दिया, एक वेक्टर मेरी मर्जी मैंने यहां बना दिया। इन दोनों वेक्टरों से आप एक प्लेन बना सकते हो। यू कैन ऑलवेज ड्रॉ ए कॉमन प्लेन, यू कैन ऑलवेज ड्रॉ ए कॉमन प्लेन जो कि दोनों के कॉमन हो। मतलब एक प्लेन आप जैसे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आप बना सकते हो। तीन से कंपलसरी नहीं बनाओगे, क्योंकि तीसरा सपोज करो मैंने यहां लगा दिया, तो अब इन तीन वेक्टर के कॉमन प्लेन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। लेकिन दो, जैसे वही बात है, देखो आप एक खाली शीट पे कहीं पर भी दो पॉइंट लगा दो, उससे एक लाइन तो बना ही सकते हो। लेकिन तीन पॉइंट लगा दो तो फिर गारंटी नहीं है। अब एक लाइन कॉमन लाइन बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है। तो वही, अब 3D में आ जाओ। 3D में अगर आपके पास दो लाइनें हैं तो उन दो लाइनों से आप कॉमन प्लेन तो कहीं भी बना सकते हो। लेकिन अगर तीन लाइनें हैं तो फिर वो तीन एक ही सीध में है कि प्लेन को प्लेनर बोलते हैं उसको। जैसे वहां पे को लीनियर हो जाता है, तो अगर वो को प्लेनर आ रही है तीनों लाइन तो कॉमन प्लेन बनेगा, और नहीं आ रही है तो फिर नहीं बनेगा। लेकिन दो से तो बन सकता है। तो ये बात, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कि वो जो तीसरा वेक्टर है वो उन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर होगा, या यूं कहूं उन दोनों वेक्टरों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सर डायरेक्शन तो बता दी, अब मैग्नीट्यूड भी बता दो। तो मैग्नीट्यूड बड़ा ही आसान है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से गुणा करके और उन दोनों के बीच का एंगल को साइन थीटा से गुणा करके, ये सारी चीज आपको क्या देगी? उस तीसरे वेक्टर की जो आउटपुट आ रहा है ना, उसका मैग्नीट्यूड देगी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? सर हाँ बोलो। सर अपन अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं, इसका मतलब यही है ना कि अपन ए से बी जा रहे हैं। ए से बी की तरफ अपन एक स्क्रू घुमा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वेक्टर ए से वेक्टर बी की डायरेक्शन में एक स्क्रू घुमा रहे हैं। तो बदले में जो आउटपुट आ रहा है वो ये आ रहा है, एक वेक्टर आ रहा है जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है। और कितना ऊपर जा रहा है, उस मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा करना पड़ेगा। ठीक है? ओके सर। एन कैप डायरेक्शन हुई, ठीक है बिल्कुल। आगे पूछो। कहाँ, मतलब कितना ऊपर जाएगा? तो मैग्नीट्यूड है ना हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, साइन थीटा। इन तीनों को गुणा किया, सपोज करो इन तीनों को गुणा करने से 50 सेंटीमीटर आंसर आ गया, 50 यूनिट आंसर आ गया। दैट मीन्स अब मैं ए से बी जाऊंगा, उस वेक्टर को ऐसे घुमाऊंगा ना, ऐसे बी बी की डायरेक्शन में, तो जो तीसरा वेक्टर निकलेगा वो जो भी मैंने बताया, लेट अस सपोज 50 यूनिट, तो 50 यूनिट तो ऊपर जाएगा। ये तो उस तीसरे वेक्टर का हो गया मैग्नीट्यूड। लेकिन किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, समझ आया? अभी क्लियर है सबको? ठीक है ना? देखो ये यहाँ पे ऐसे समझो कि देखो ये जो प्लेन, ये जो वेक्टर है ना, ये इसके भी परपेंडिकुलर है और ये इसके भी परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ आया? ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर। ड्रॉ कर देता हूं, देखो ये इसके भी परपेंडिकुलर है और ये इसके भी परपेंडिकुलर। ठीक है ना? 3D में इमेजिन करो कि ये दोनों तो एक ही प्लेन पर है, और इसके भी, और ऑब्वियसली उसी तरीके से नीचे वाले भी परपेंडिकुलर होंगे। नीचे वाले फिर बनाऊंगा तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा ना। समझ आ रहा है? ये इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए अब कुछ ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। ये तो हो गई इंट्रोडक्शन की बात। ये क्या हो गई? इंट्रोडक्शन की बात। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस की, यानी जिसको अपन कहते थे ना रिजल्ट्स। तो अब ये जो थोड़ा सा हल्का सा स्पेस छोड़ देना, क्योंकि कोई नई बात याद आएगी तो फिर मैं नोट करवाऊंगा। तो मैं तो क्या है, इसमें डिजिटली है तो नीचे ऊपर कर देता हूं। ठीक है ना? रिजल्ट्स या ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हो, रिजल्ट्स ऑब्लिक ऑब्जर्वेशंस। तो रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशंस में एक काम करता हूं बच्चों, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डॉट प्रोडक्ट से कंपैरिजन करता हुआ चलता हूं। ओके, एक लाइन खींच देते हैं बीच में।
और आप बताते जाना वहां क्या होता था और यहाँ क्या हो रहा है, समझ रहे हो, वहां क्या होता था और यहाँ क्या हो रहा है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस लाइन को लंबी करते हुए जाएंगे। तो देखो सबसे पहली बात कि वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी जो है इज ए वेक्टर, इज ए, ठीक है। और इधर आ जाओ, इधर डॉट प्रोडक्ट लिख देता हूं मैं, ऑब्जर्वेशंस। अच्छा इसको थोड़ा नीचे कर दो एक बार, हेडिंग तो डालें। यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं मैं कि ये तो चल रहा है वेक्टर प्रोडक्ट, यहां तो चल रहा है वेक्टर प्रोडक्ट, और साइमल्टेनियसली इसके बगल में क्या चला रहे हैं अपन, स्केलर प्रोडक्ट। भाई दोनों का कंपैरिजन भी हो जाएगा और ऑब्जर्वेशंस भी हो जाएंगी और बेटर अंडरस्टैंडिंग भी बन जाएगी। अच्छा यहाँ ये होता था, यहाँ ये होता था, तो बताओ यहाँ पे ए डॉट बी क्या होता था, एक स्केलर होता था। क्या होता था, इज ए स्केलर। भाई इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो समझ आई बात। चलो अब ऑब्जर्वेशंस, एक काम करो अपनी शीट निकालो स्केलर प्रोडक्ट के ऑब्जर्वेशंस की, मुझे एक एक बताते जाओ, मैं उससे कंपेयर करके यहाँ बताता जा रहा हूँ। उससे बेटर चीज कुछ नहीं हो सकती है ना, जो आपने वहां किया उसका अपन यहाँ कर देते हैं। तो बताओ वहां पे अपन ने ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या चीजें लिखी थी, मैं बार बार ऊपर स्क्रॉल करूंगा तो वो टाइम लग जाएगा ना, बोलो। इज कम्यूटेटिव। तो अब आप खुद सोचो कि ए क्रॉस बी की जगह अगर मैं बी क्रॉस ए कर दूं तो क्या वो कम्यूटेटिव होगा, कम्यूटेटिव होगा। No, sir. अभी अभी तो बताया ए से बी में ऊपर वेक्टर जा रहा है, बी से ए में नीचे वेक्टर। देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मेरी बात सुनो, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनकी डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तभी वो इक्वल होते हैं। तो अगर मैं ए क्रॉस ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, तो मेरी डायरेक्शन एक तरीके से ऊपर जा रही है, स्क्रू ऊपर जा रहा है। और जब मैं बी से ए जा रहा हूँ तो मेरा स्क्रू नीचे जा रहा है, तो एक तरीके से डायरेक्शन इक्वल है ही नहीं ना, तो फिर वेक्टर भी इक्वल नहीं है। तो यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, बट एक दूसरे के नेगेटिव जरूर है, क्योंकि एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन मिल रही है, और एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में उसी का नेगेटिव वेक्टर मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है। तो सेकंड पॉइंट में अपन एक काम करते हैं बेटा, पहले तो चलो इसकी डेफिनेशन भी लिख लो कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या है। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। इस इतने मैग्नीट्यूड का एन कैप में से मल्टीप्लाई करो एक वेक्टर, और इधर इसकी डेफिनेशन लिख दो। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या आती थी कि ए डॉट बी क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। आप अगर एग्जाम में अगर आपको टाइम नहीं है, बस ये लास्ट की टेबल पढ़ के चल जाओ, तो दोनों एक्सरसाइज का रिवीजन हो जाएगा ना। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा ये ऑब्जर्वेशंस बनाने में, बट आगे के लिए हमारे लिए अच्छा काम। ठीक है, कॉस थीटा दैट इज इट, ये हो गई डेफिनेशन। अब बात करते हैं कम्यूटेटिविटी की। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होता है, जबकि इधर क्या होता था, ये दोनों इक्वल होते थे, राइट। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता था, क्या होता था, बी डॉट ए होता था। फाइन, तो मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव, it is not commutative and here it is commutative। ठीक है भाई, ठीक है, not commutative, it is commutative। ठीक है, नॉट कम्यूटेटिव एंड इट इज कम्यूटेटिव हो गया। चलो आगे बताओ वहां पे और क्या ऑब्जर्वेशंस थे, तो कंपैरिजन से फिर इधर आते हैं। हाँ, स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ थीटा, तो स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ थीटा इधर भी और उधर भी, स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ थीटा इधर भी और इधर भी ले लेते हैं। फोर्थ पॉइंट अपन स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ थीटा, इधर तो एक तरीके से अपन कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जो ऊपर लिखा था और उसके कंपैरिजन में यहाँ चल रहे हैं। स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ थीटा, तो अपन ने वहां पे कितनी स्पेसिफिक वैल्यूज ली थी बेटा,
तीन वैल्यूज ली थी, 0, 90 और 180। लेकिन यहाँ पे अपने को दो ही लेनी पड़ेगी। पूछो क्यों? क्योंकि साइन थीटा कर रहे हो तो 0 और 180 पे तो सेम है। वहां पे तो क्या होता था, कॉस थीटा करते थे तो 0 और 180 पे 1 और -1 अलग अलग होता था। कॉस 0 1 होता था और कॉस 180 -1 होता। यहाँ तो साइन 0 करूं तो भी 0 और साइन 180 करूं तो भी 0। तो मैं थीटा की वैल्यू 0/180 डिग्री एक ही केस बना सकता हूं, है ना। तो चलो स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ थीटा की बात करते हैं यहाँ पे। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, एक ही केस बना दिया मैंने। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो आप खुद सोचो A क्रॉस B क्या होगा, बोलो क्या होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और साइन थीटा, तो साइन 0 तो 0 हो गया, पूरा 0, पूरा 0। इधर क्या होता था, इधर क्या होता था, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता था, तब A डॉट बी क्या होता था, बोलो, कॉस थीटा। तो इन्हीं के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता था, याद है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है। और अब 0 डिग्री के आगे और लगा के 180 डिग्री लिख दूं तो 180 डिग्री में फिर अलग होता था, तो और लगा के लिख लो। और 180 डिग्री में क्या आंसर आता था, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये तो हो गया 0 180 डिग्री की बात। थोड़ी सी बॉर्डर को बढ़ा दें, नीचे तक जाएगी काफी, 2-3 पेज तक, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस पे अपन इसको कंपेयर करेंगे। अच्छा, इससे ज्यादा ये लेता ही नहीं है क्या, दूसरा ही बॉर्डर बनानी पड़ेगी फिर। चलो फिर बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे आएगा। हाँ जी। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 पे बात हो गई। अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे बात कर लेते हैं सेकंड केस में। व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो वो एक दूसरे की क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। तो परपेंडिकुलर हो जाए तो फिर मुझे बताओ कि ए क्रॉस बी क्या होगा। अब आप साइन 90 कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन 90 तो 1 हो गया, इंटू एन कैप। ठीक है। अच्छा, एक गलती करिए, बताओ मैंने, बताओ इस पिक्चर में एक गलती दिख रही है मुझे। देखो, ये वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट है तो आंसर भी एक वेक्टर ही देगा ना, आंसर में भी क्या आएगा, एक। तो फिर मैंने 0 कैसे लिख दिया, 0 तो स्केलर है, लिखो 0 वेक्टर। ठीक है। ए क्रॉस बी 0 कैसे हो सकता है, 0 वेक्टर जरूर हो सकता है। ठीक है ना, समझ रहे हो। ठीक है। तो अब इधर आ जाओ, इधर आंसर क्या आएगा, ए क्रॉस बी में अगर थीटा 90 डिग्री हो तो साइन 90 1 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू व्हाट, एन कैप हो जाएगा। ठीक है। इधर आ जाओ, जब व्हेन थीटा 90 डिग्री इधर होता था तब क्या होता था, तब इधर 0 हो जाता था। वन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन ए डॉट बी क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। ठीक है, हो गई स्पेसिफिक वैल्यूज का काम। तो अब यहां से एक ऑब्जर्वेशन ऐसे लो कि खुद का खुद के साथ 0 डिग्री बनता है हमेशा। तो वो लेना भूल गया अपन, यहाँ पे इसका एक पर्टिकुलर केस बनता हुआ ना, खुद का खुद के साथ 0 डिग्री में ही बनता हुआ ना, खुद का खुद के साथ, यानी ए क्रॉस ए क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस रखी हुई है, तो मैं लिख सकता हूं, सो किसी भी वेक्टर का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर का खुद से एंगल 0 डिग्री होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा, 0 वेक्टर बनेगा। जबकि इधर किसी भी वेक्टर का खुद से डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, उसके उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता था। यहां तो ऐसा होता था, यहां ऐसा हो रहा है। समझ में आई बात। ये पर्टिकुलर केस बन गया भाई, खुद का खुद से कैसे होगा। ठीक है जी, क्लियर है।
ए डॉट ए क्या हो जाता था, मैग्नीट्यूड ऑफ। तो अब ये वाला केस भी कवर हो गया। अगला ऑब्जर्वेशन बताओ क्या किया था हमने वहां पे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो यूनिट वेक्टर्स हमारे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस में, आई कैप, जेड कैप और के कैप, उनकी बात करते हैं कि सर उनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कराते थे तो ये होता था, और क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो ये होगा। ठीक है फाइन। चलो तो अगला ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 4 हो गया, फिफ्थ नंबर ऑब्जर्वेशन। अगर मैं आई कैप क्रॉस जे कैप करवाऊं तो आई कैप और जे कैप के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो मुझे ये बताइए 90 डिग्री के एंगल में आंसर क्या आता था, इसका मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप। और एन कैप क्या होता था, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होता था। तो अगर मैं आई क्रॉस जे करा रहा हूं तो आई का मैग्नीट्यूड लूंगा जो कि 1 होता है, कैप है ना, जे का मैग्नीट्यूड लूंगा जो भी 1 होता है, और एक ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर है वो तो के कैप है। भाई आई और जेड तो एक्स एंड वाई एक्सिस है ना, तो दोनों के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस ही तो होती है, और उसमें क्या कहते हो उसको, के कैप ही तो कहते हो ना। तो इससे मैं इसको तोड़ने बैठूं तो क्या हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू, अब यहाँ पे के कैप लिख दो क्योंकि एक ऐसा वेक्टर चाहिए। अब उधर तो ए और बी कौन से वेक्टर है तो मुझे पता नहीं है, कि एन का मतलब क्या है, लेकिन यहाँ तो आई और जे तो मुझे पता है कौन से वेक्टर है। आई एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, जे वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, तो एक ऐसा वेक्टर जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो वो यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस में होगा, और उसका नाम क्या रखा गया है, के कैप। तो ये चीज क्लियर हो गई, और इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ गया आंसर इक्वल टू के कैप आ गया। भाई 1 इंटू के कैप क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। सिमिलरली जे क्रॉस के करोगे, आई क्रॉस जे आया तो के कैप आंसर आया, जे क्रॉस के कैप करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। एंड और कौन सा केस बचा, के कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, जे कैप आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? हाँ, के कैप लगा हुआ है ना। ठीक है, समझ आया। अब इस पूरी बात को समझाने के लिए लेटस से कि मेरा ये तो है आई कैप, एक छोटा सा सर्कल बना देता हूं मैं। मान लो ये तो है मेरा आई कैप, ये है मेरा जे कैप, और यहां मान लो ये है मेरा के कैप। ठीक है, तो आप अगर आप देखो नीचे से ऊपर ऐसे जाते थे, वेक्टर ए से वेक्टर बी, तब आप ऊपर जाते थे, स्क्रू को टाइट करते थे। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, मतलब अभी आप चाह रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, तो आपको ये आंसर्स मिल रहे हैं आई क्रॉस जे के। देखो ऐसे याद रखो, आई क्रॉस जे की आंसर क्या मिला, के, जे क्रॉस के की आंसर क्या मिला, आई, के क्रॉस आई की आंसर क्या मिला, जे। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने का। ठीक है ना। लेकिन जब अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, क्या कर दूं, उल्टा, यानी आई क्रॉस जे की जगह क्या कर दूं, जे क्रॉस आई कर दूं, तो जे क्रॉस आई करने में आंसर तो के पाएगा, लेकिन क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ए क्रॉस बी का नेगेटिव क्या होता है, मतलब ए क्रॉस बी का नेगेटिव क्या होता है, बी क्रॉस है। तो समझ रहे हो ना भाई, आई क्रॉस जे की जगह अगर मैं जे क्रॉस आई कर दूं तो जो आंसर आ रहा था उसका नेगेटिव आंसर आएगा। दैट मीन्स अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूं तब क्या आएंगे, इन्हीं के नेगेटिव आंसर्स आएंगे। अभी मैं कैसे चल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल। भाई देखो ये है मेरे 3D प्लेन, ठीक है, ये है आई कैप, ये है जे कैप, और ये है के कैप। आप यहां से इधर घूमोगे तो ये आंसर आएगा, यहां से इधर घूमोगे तो ये आंसर आएगा, और यहां से इधर घूमोगे तो ये आंसर आएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसी का उल्टा एक पिक्चर बना देते हैं जिसमें इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। हो गया,
जाता ही, कभी कभी तो बहुत इजीली हो जाता है और कभी कभी तंग करता है। ठीक है, ये हो गई इसकी क्लोनिंग। अब इसकी क्या कर देता हूं मैं, डायरेक्शन चेंज। अभी तक क्या कर रहा था, अभी तक क्या कर रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी क्या कर रहा हूं मैं, इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर देता हूं। फिर क्या हो गया, करना पड़ेगा। अब इसकी डायरेक्शन कर देते हैं चेंज। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, के से जे, जे से आई, या फिर आई से के। तो इस केस में क्या हो जाएगा बताओ, है यार, आई क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, माइनस का के कैप हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आई, सॉरी उल्टा लिख दिया, फिर तो सीधा ही लिख दिया, जे क्रॉस आई लिखो ना, जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे के होता था ना, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस का के कैप। ठीक है, अगला बोलो, आई जे हो गया, जे और के, जे क्रॉस के क्या होता था, जे क्रॉस के आई होता था, तो के क्रॉस जे ये क्या हो जाएगा, माइनस का आई। ठीक है, और दूसरा बोलो, आई जे हो गया, जे के हो गया। अब के से लेके आई आता था तो जे मिलता था, तो अब आई से लेकर के जाऊंगा तो क्या मिलेगा, माइनस का जे के। फाइन, समझ आया, बोलो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया एक दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, आई का जे के साथ, जे का के साथ, और के का। और इधर क्या होता था, इधर तो क्या होता था, आई का डॉट जे के साथ क्या होता था बोलो, या फिर इधर तो एक ही लाइन में लिख सकते हो आप, जे कैप डॉट के कैप क्या, क्योंकि इधर तो कम्यूटेटिव भी है, के डॉट जे करो या एक ही बात है, या फिर के डॉट आई करो, क्या मिलता था यहाँ पे बोलो, जीरो मिलता था। तो यहाँ तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, कैसे आप इसका उल्टा भी कर दो, है ना, और इसका उल्टा कर दो, चलो जे डॉट आई कर दो, और जे डॉट के का उल्टा के डॉट जे कर, आई जे जे के, अच्छा के आई। ठीक है, जे आई, जे के का उल्टा के जे, और के आई का उल्टा आई के, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो काफी है आज के लिए। सुनो एक चीज और नोट डाउन कर लो, फिर बाकी के ऑब्जर्वेशंस कल करते हैं कुल 8-10 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आधे आज ऑब्जर्वेशन कर लिए, आधे कल की क्लास में करते हैं। एक चीज और नोट कर लो कि आई का जे, जे का के का आई से तो हो गया, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ये भी था ना, खुद का खुद के साथ, खुद का खुद के साथ, तो उसको 6th नंबर ऑब्जर्वेशन में नोट डाउन कर लेते हैं हम, कि अगर आई क्रॉस आई करें, तो अभी अभी हमने देखा था खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो रहा था, जीरो। तो आई क्रॉस आई, क्योंकि साइन जीरो हो जाएगा, जीरो प्रोडक्ट, तो आई क्रॉस आई करूं, या फिर जे क्रॉस जे करूं, या फिर के क्रॉस के करूं, आंसर क्या आएगा, गलत, जीरो वेक्टर आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है, इधर आ जाओ, डॉट में क्या होता था, डॉट में बताओ क्या होता था, आई डॉट जे, आई कैप डॉट जे कैप करें, या फिर सॉरी आई कैप डॉट आई कैप करें, खुद का खुद से कर रहे हैं ना, तो खुद का खुद से क्या होता था, यहाँ पे ये भी वन आता था, जे का जे के साथ भी वन आता था, और के का के साथ भी वन आता था। तो ये 6 ऑब्जर्वेशन अच्छे से कल रिवाइज करके आओ, और करीब 3-4 ऑब्जर्वेशन और हैं जो अपन कल सीखेंगे। देखो ये बोल अच्छे से हमारी एक टेबल बन रही है, एक आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं, आपका रिवीजन इसी टेबल से हो जाएगा दोनों एक्सरसाइजेस का। ठीक है, आज के लिए काफी है, बाकी ऑब्जर्वेशंस कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।